नमस्कार दोस्तों। आज से हम राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैं आपके लिए हर सभ्यता से संबंधित एक वीडियो लेकर के आऊँगा जिससे आपको समझने में आसान होगा। यह वीडियो लगभग 10 मिनट का होगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब मत कीजिए, लेकिन वीडियो पूरा देख लीजिए। आपको लगे कि मैं आने वाले इस टाइम में अच्छा कर सकता हूँ तो आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज पढ़ने वाले हैं हम कालीबंगा सभ्यता। तो इसका परिचय और स्थिति के बारे में जानते हैं। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यह सभ्यता घग्गर नदी यानी जिसका पहले नाम था सरस्वती या द्वसदती नदी इसका नाम था। यह सभ्यता कालीबंगा जो सभ्यता है यह घग्गर नदी किनारे विकसित हुई थी। कोई ना कोई सभ्यता हर नदी किनारे ही विकसित होती है, ये ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ पे जनजीवन जीवन व्यतीत करना आसान होता है। कालीबंगा सभ्यता है वो इसका नाम सिंधी भाषा का शब्द है। कालीबंगा जो शब्द है वह सिंधी भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि कालीबंगा है वो कौन सी भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा का शब्द है, और इसका अर्थ मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ होता है। इतिहासकार जिनका डॉक्टर दशरथ शर्मा नाम है, उन्होंने कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा है। तो यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि हड़प्पा सभ्यता की जो तीसरी राजधानी है वो किसने कहा है, वो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा है। ये आपको याद रखना है कि कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में है, घग्गर नदी किनारे विकसित है, और कालीबंगा जो शब्द है इसका मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ। और इतिहासकार जो डॉक्टर दशरथ शर्मा है उन्होंने हड़प्पा सभ्यता को तीसरी राजधानी कहा है। आगे हम बात करने वाले हैं कि इस सभ्यता की खोज और उत्खनन किसने किया था। तो इस स्थल की सर्वप्रथम जानकारी की बात करते हैं। सर्वप्रथम जानकारी किसने की दी थी, कि इटली के एक विद्वान है जिनका नाम है एलपी टेसीटोरी। उन्होंने इस सभ्यता के बारे में जानकारी दी थी। गगर नदी का सर्वेक्षण सबसे पहले किसने किया था, तो ओरेल स्टाइन ने इसका सर्वेक्षण किया। अगर डीपली अगर कोई पूछ लेता है तो सर्वेक्षण के बारे में पूछ लेता है कि ओरेल स्टाइल ने इसका सर्वेक्षण किया था। बाकी सर्वप्रथम जानकारी इसकी एलपी टेसीटोरी ने की थी दी थी। इस पुरातात्विक स्थल की खोज इस स्थल की जो खोज है वो 1952 में अमलानंद घोष द्वारा की गई थी। क्वेश्चन तो मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो बार बार में यही पूछा जाता है कि इसकी खोज किसने की थी। तो 1952 में अमलानंद घोष द्वारा इसकी खोज की गई थी। कुछ स्रोतों से यह 1953 की भी बताया जाता है, यानी अलग अलग स्रोतों से इसके जाना गया है कि उसमें 1953 भी बताया गया है कि वहाँ में खोज की गई थी। बाकी एग्जाम में ज्यादातर 1952 यानी अमलानंद घोष के बारे में पूछा जाता है। यह स्वतंत्रता के बाद कब स्वतंत्रता के बाद भारत में खोजा गया पहला पुरातात्विक स्थल है। ये बात याद रखनी है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में खोजा गया पहला पुरातात्विक स्थल है। इन शब्दों को ध्यान रखना है कि स्वतंत्रता के बाद, ये शब्द ही हमें एग्जाम में कंफ्यूज कर देते हैं कि कौन सा है। तो स्वतंत्रता के बाद भारत में खोजा गया पहला पुरातात्विक स्थल है। यहाँ उत्खनन का जो कार्य है, कौन सा उत्खनन का कार्य है, वो 1961 से 1969 तक चला था। इसका खोज तो अमलानंद घोष ने 1952 में ही कर दी थी, लेकिन जब इसका उत्खनन किया गया वो 1961 से 1969 तक चला था। अब उत्खननकर्ता कौन थे, मुख्य कौन कौन थे उत्खननकर्ता, एक तो बीबी लाल थे जिनको ब्रजवासी लाल के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम, बीबी लाल, ब्रजवासी लाल, और बीके थापर, बालकृष्ण थापर थे। ये दो नाम तो आपको याद रखने ही रखने हैं। साथ में इनका जो सहयोग दिया था वो एमडी खर्रे ने दिया था। एमडी खर्रे का भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। एमडी खर्रे ने इनका साथ दिया था, और एम श्रीवास्तव, एन के जैन और जे वी जोशी भी इस कार्य में से जुड़े हुए थे। तो तीन नाम तो आपको याद रखने हैं, एक तो बीबी लाल, एक बीके थापर और एमडी खर्रे। ये तीनों नाम बहुत बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। आगे हम बात करते हैं कि इस कालक्रम, इससे जो सभ्यता है इसका कालक्रम या इसका स्तर कौन सा है, कौन से कितने कालक्रम है, यानी कितनी पुरानी सभ्यता है। तो कार्बन डेटिंग पद्धति ये एक ऐसी पद्धति है जो सर्वाधिक पूछी जाती है और इसी को मान्य करते हैं। कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार इसका जो समय है वो 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया गया है। तो कौन सी कार्बन डेटिंग पद्धति, यानी जो समय है 2350 से 1750 किसके अंतर्गत किया गया है, कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा बताया गया है कि ये सभ्यता 2350 से लेकर 1750 ईस्वी पुरानी सभ्यता है। उत्खनन के स्तर कौन से हैं, उत्खनन के स्तर भी यहाँ पे याद रखना। उत्खनन के स्तर है यहाँ पे 5 स्तर मिले हैं। कितने, 5 स्तर है उत्खनन के स्तर सामने आए हैं। प्रथम और द्वितीय स्तर, यानी 5 स्तरों में से जो फर्स्ट और जो सेकंड स्तर है वो प्राक हड़प्पा कालीन, हड़प्पा से भी प्राचीन है, जो लगभग 2400 ईसा पूर्व के हैं। तो इनको ध्यान से समझना कि प्रथम जो दो स्तर है ना वो तो प्राक हड़प्पा कालीन है, यानी हड़प्पा से भी प्राचीन है, जो 2400 ईसा पूर्व के हैं। लेकिन जो तीसरा, चौथा और पांचवा जो स्तर है ये हड़प्पा सभ्यता के समकालीन में है।
इनका थोड़ा-सा ध्यान रखना शब्दों में थोड़ा-सा शब्दों को ध्यान से समझना कि जो प्रथम और द्वितीय स्तर है वो प्राक हड़प्पा सभ्यता से पहले के हैं, जो 2400 ईसा पूर्व के हैं। और तीसरा, चौथा और जो 5वां स्तर है वो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है या विकसित हड़प्पाकालीन है, यानी 2350 ईसा पूर्व से विकसित है। यानी हम कन्फ्यूज़ होते हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन करने में, तो इन शब्दों के अनुसार ही हम क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ध्यान रखना पहला और दूसरा स्तर है वो प्राक हड़प्पा से पहले का है, और तीसरा, चौथा जो 5वां स्तर है वो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है। ये शब्दों को ध्यान रखना, इनको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन करना। आगे हम समझते हैं कि इसकी नगर नियोजन कैसा था, इसकी वास्तुकला कैसी थी, जो कालीबंगा सभ्यता है उसका नगर नियोजन कैसा और इसकी वास्तुकला कैसी थी। तो इसमें 2 टीलों में विभाजन किया गया है। तो ये नगर नियोजन यानी कालीबंगा सभ्यता है, इसका नियोजन जो किया गया था, नगर नियोजन किया गया था, तो 2 टीलों में इसका विभाजन मिला है। तो कालीबंगा नगर 2 भागों में विभाजित था। कितने भागों में? 2 भागों में ये विभाजित था। पश्चिमी टीला, एक है पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला। पश्चिमी टीले को दुर्ग क्षेत्र कहा जाता था और जो पूर्वी टिल्ला था वह निचला स्तर था। तो इसका मतलब दुर्ग क्षेत्र था, यानी वहाँ पे राजा महाराजा या मतलब एक उच्च स्तर का जो आदमी होता था, व्यक्ति होता था, वह वहाँ पे बैठता था। तो मतलब यह एक ऊंचा उठा हुआ भाग था जहाँ प्रशासनिक भवन होने के प्रमाण भी मिले हैं। यानी यहाँ से जो ऊंचा उठा हुआ भाग था, यानी दुर्ग क्षेत्र था, वहाँ से प्रशासनिक भवन के निर्माण होने मिले, यानी वहाँ से प्रशासन को देखा जाता था, वहाँ से व्यवस्थाएं को संभाला जाता था। पूर्वी टीला था, वो निचला भाग था, यानी यहाँ पे जन सामान्य जो घर बने हुए थे, सामान्य जो लोग रहते थे, वो निचले स्तर के यानी पूर्वी टीले में रहते थे। दिशाओं का भी ध्यान रखना, पूर्वी टीला जो निचला स्तर और पश्चिमी टीला यानी दुर्ग स्तर जो बड़ा क्षेत्र था, ऊंचा क्षेत्र था। आगे है कि दोहरी सुरक्षा दीवार, यहाँ पे कालीबंगा में दोहरी सुरक्षा दीवार यानी परकोटा बना था। 2 दीवारें बनी थी, दोहरी सुरक्षा यहाँ पे बनी हुई थी, दोहरी सुरक्षा थी। कालीबंगा की सबसे अनूठी विशेषता क्या है? कालीबंगा की विशेषता यही है कि यहाँ दोनों टीले यानी पश्चिमी टीला और जो पूर्वी टीला था वो अलग अलग सुरक्षा दीवारों या प्रकोटे से घिरे हुए थे। यानी जो पश्चिमी टीला था वो अलग घेरे से घिरा हुआ था और जो पूर्वी था वो अलग अलग घेरे से परकोटे से घिरा हुआ था। तो दोनों की सुरक्षा थी, व्यवस्था थी, दोनों की अलग अलग थी। और यहाँ पे सड़कें थी, सड़कें यहाँ पे सड़कें कैसी थी? तो नगर निर्माण एक सुनियोजित तरीके से किया गया था। किस तरीके से? सुनियोजित तरीके से। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कैसे? समकोण पर काटती थी, इस तरीके से सड़कें बनाई गई थी इसमें, जिसे ऑक्सफोर्ड पद्धति, जाल पद्धति या चेसफोर्ड पद्धति भी कहा जाता है। ये तीनों नाम भी ध्यान रखना कि इसको ऑक्सफोर्ड पद्धति, जाल पद्धति, चेसफोर्ड पद्धति भी कहा जाता है। मुख्य सड़कें जो 7.2 मीटर थी, मुख्य सड़कें 7.2 मीटर और गलियां थी वो 1.8 मीटर चौड़ी थी। इनका ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी याद रख लेना कि मुख्य सड़कें 7.2 मीटर और गलियां 1.8 मीटर चौड़ी थी। जो गलियां थी वो आगे जाकर के मुख्य सड़क पर मिलती थी। जैसे हमारे होती है मेन सड़क होती है, फिर गलियां होती हैं, इस तरीके से तो मेन सड़क पर मिलती है, इसी तरीके से गलियां थी वो मुख्य सड़क पर मिलती थी। और साथ में घर और मोहल्ले के जो गली में खुलते थे, घर और मोहल्ले थे उनके दरवाजे थे वो गलियों में खुलते थे, यहाँ पे गलियों में खुलते थे। और जो ये गलियां थी और वो मुख्य सड़क से आगे जाकर के मिल जाती थी। इन बातों का ध्यान रखना। अगला है भवन और ईंटें। भवन कैसे थे? यहाँ पे ईंटें कौन सी थी? ईंटों के बारे में ध्यान रखना, कहीं कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है, कहीं पक्की ईंटों का भी प्रयोग किया गया है, तो कन्फ्यूजन मत हो जाना। हर सभ्यता को अलग अलग ध्यान से थोड़ा ध्यान रखना, कौन सी सभ्यता में पक्की ईंटें यूज की गई है, कौन सी सभ्यता में कच्ची ईंटें में उपयोग में ली गई है, कहाँ पे अग्नि से ईंटों को पकाया गया है और कहाँ से सूर्य की ऊर्जा से पकाया गया है ईंटों को। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि ये कन्फ्यूजन वाले सवाल होते हैं। तो ध्यान रखना, भवन और ईंटें, मकानों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था। कैसा? कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था, जिस कारण इसे दीनहीन बस्ती कहते थे। क्योंकि यहाँ पे मकान जो बनाए गए थे वो कच्ची ईंटों से बनाए गए थे, जिस कारण इसे दीनहीन बस्ती भी कहा गया है। यहाँ अलंकृत डिजाइनदार ईंटों के साक्ष्य भी मिले हैं, यानी जो चबूतरा होता था, जो अपना आंगन होता है, वो डिजाइनदार अलंकृत ईंटों के द्वारा इसमें वो आंगन में ईंटें बिछाई गई थी। जल निकासी प्रणाली, यहाँ जल निकासी के लिए लकड़ी की नालियों के अवशेष मिले हैं। तो कैसे मिले हैं? यहाँ पे जल निकासी, जल को बाहर निकालने के लिए, यानी नहाने धोने का जो पानी था वो बाहर निकालने के लिए लकड़ी की जो नालियाँ थी वो बनाई गई थी। और इसके विशेष यह विश्व में अनूठा उदाहरण है, मतलब विश्व में एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहाँ पे लकड़ी की नालियों का इस्तेमाल किया गया था पानी की निकासी के लिए। अब यहाँ से ये समझते हैं कि यहाँ से प्रमुख साक्ष्य और विशेषताएं क्या हैं, प्रमुख साक्ष्य यानी क्या क्या मिला है और इसकी जो विशेषताएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कृषि की। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं।
कैसे खेत? यहाँ पे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ परकोटे के बाहर जो परकोटा था उनका, उससे जुते हुए खेत के प्रमाण भी मिले हैं। यहाँ पे एक साथ दो फसलें मिली हैं, यानी यहाँ के एक साथ दो फसलें उगाने में साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के लोग थे वो दो फसलें थे एक साथ उगाते थे, मतलब दो फसलें एक साथ उनकी कृषि करते थे। खेत की जुताई थी, खेत की जुताई कैसे करते थे? आडी और तिरछी ग्रिड पैटर्न में इनकी जुताई करते थे। खेत में जो पहली बात है, खेत में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। दो इस दो फसलों एक साथ साक्ष्य मिले हैं। और जो खेत की जुताई होती थी, आडी और तिरछी ग्रिड पैटर्न में यहाँ की जुताई की जाती थी। यहाँ का धार्मिक जीवन कैसा था? तो यहाँ से धार्मिक जीवन के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ से 7 अग्निकुंड, यहाँ के एक चबूतरे पर एक पंक्ति में बने 7 अग्निकुंड मिले हैं। ये बात थोड़ा याद रखना कि यहाँ से क्या मिले हैं? 7 अग्निकुंड यहाँ से मिले हैं। यज्ञ धार्मिक अनुष्ठान का जिनसे प्रमाण मिलता है कि यज्ञ वो धार्मिक धर्म के प्रति थे। हम चिकित्सा के बारे में बात करते हैं कि यहाँ से शल्य चिकित्सा के प्रमाण हमें यहाँ से मिले हैं। यहाँ एक बच्चे की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद थे। कितने छेद थे? ये भी क्वेश्चन है, बार बार में एग्जाम में पूछा गया है कि बच्चे की खोपड़ी मिली है उसमें 6 छेद थे, तो ये सभ्यता कहाँ से मिला है? तो याद रखना, यह कालीबंगा सभ्यता से मिला है। यानी यहाँ से पता चलता है कि शल्य चिकित्सा प्राचीन प्रमाण माना जाता है। यानी यहाँ पे शल्य चिकित्सा की जाती थी, यानी ऑपरेशन वगैरह किए जाते थे, क्योंकि बच्चे की खोपड़ी है उसमें 6 छेद यहाँ से मिले हैं। मोहरें मिली हैं यहाँ पे। यहाँ मिली क्या है? बेलनाकार मोहर मिली है, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंध दर्शाती है। यानी यहाँ पे जो बेलनाकार मोहर मिली है ना, उससे ये पता चलता है कि ये जो कालीबंगा सभ्यता है वो मेसोपोटामिया सभ्यता से संबंध रखती थी। यानी कुछ भी व्यापार वगैरह यहाँ से होता था मेसोपोटामिया से। और यहाँ मिले मिट्टी के बर्तनों पर जो लिपि मिली है, यह संभवतः दाईं से बाईं ओर लिखी गई है। यहाँ मिले मिट्टी के बर्तन मिले हैं जिनकी जो लिपि है वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अब यहाँ पे स्वादान यानी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया क्या थी? यहाँ 3 प्रकार की स्वादान पद्धतियाँ मिली है, तो ये बात भी याद रखना। यहाँ पे कितने प्रकार की? 3 प्रकार की स्वादान की प्रक्रिया मिली है। यानी एक तो युग्मित स्वादान प्रक्रिया के प्रमाण मिले हैं, जिसमें 2 लोगों को एक साथ दफनाया जाता था। युग्मित स्वादान की पद्धतियां कहाँ मिली है? ये कालीबंगा में मिली है, कालीबंगा में मिली है। शव को अंडाकार कब्र में सिर्फ उत्तर की तरफ रखकर दफनाते थे। यानी शव एक अंडाकार कब्र होती थी, उसमें सिर था उनका, वो उत्तर की ओर रख करके उनको दफनाते थे। एक तो ये था, एक पैटर्न तो ये था। दूसरा पैटर्न था शव को टांगे समेट कर गाड़ते थे। दूसरा पैटर्न ये था। 3 प्रकार की शवदान की मिली है ना, यहाँ पे 3 प्रकार की शवदान पद्धतियां मिली है। तो एक में तो था कि अंडाकार कब्र है और सिर है वो उत्तर की ओर रख दफनाते थे। दूसरा है शव को टांगे समेट कर गाड़ते थे। और तीसरा है कि शव को आभूषण सहित गाड़ते थे। लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान रखना, यहाँ पे 2 युग्म यानी 2 लोगों को एक साथ भी दफना दिया जाता था। और भी इसके बारे में है कि यहाँ पे अन्य अवशेष क्या मिले हैं। यहाँ पे मिले हैं भूकंप के साक्ष्य। मकानों की दीवारों पर दरारें मिली हैं, जो विश्व में भूकंप का प्राचीनतम प्रमाण है। यानी विश्व में प्राचीनतम प्रमाण है क्या? मकानों में दरारों से पता लगाया जा सकता है कि यहाँ पे कभी ना कभी भूकंप आया होगा। ऊंट, हिरण, भैंस, यहाँ की इनकी अस्थियां भी यहाँ पे मिली हैं। तांबे की चूड़ियां और भागते हुए बैल की मरण मूर्ति भी यहाँ पे मिली है। तांबे की चूड़ियां मिली है और भागते हुए बैल की मरण मूर्ति मिली है। और मिट्टी की बनी खिलौना गाड़ी, कौन सी गाड़ी? खिलौना गाड़ी, ये याद रख लेना भाई, खिलौना गाड़ी है यहाँ से मिली है, वो भी मिट्टी की मिली है यहाँ से। अब इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ था? इस सभ्यता का, कालीबंगा सभ्यता, इसका अंत कैसे हुआ था? तो विद्वानों के अनुसार इस सभ्यता के पतन के निम्न कारण है। अलग अलग विद्वान ने अलग अलग कथन इसके अनुसार दिए हैं। यानी एक विद्वान बोलते हैं जिनका नाम है KUR कैनेडी, यानी कैनेडी, ये कहते हैं कि यहाँ से जो इसका समाप्त हुआ था, ये सभ्यता समाप्त हुई थी, वो किसी न किसी संक्रामक रोग के कारण समाप्त हुई थी। दूसरे डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि गगन नदी सूख जाने के कारण इस सभ्यता का अंत हो गया था। यहाँ के लोग, कोई भी सभ्यता है नदी किनारे विकसित होती है, उनका जीवन यापन होता है वो नदी के कारण ही होता है। तो जब नदी सूख गई तो यहाँ के लोग यहाँ से छोड़कर जाने लग गए या कहीं चले गए। तीसरा साक्ष्य मिलता है कि प्राकृतिक आपदा जैसे आई होगी, कोई भूकंप आया है जिसके साक्ष्य भी मिले हैं, जैसे मकानों की दीवारें में दरार मिली है, तो हो सकता है उसी वजह से ये सभ्यता समाप्त हो गई हो। अगला क्या है? अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अगर जानते हैं तो यहाँ पे कालीबंगा संग्रहालय भी बनाया गया है। यहाँ से प्राप्त पुरावशेषों को सुरक्षित रखने, जो पुरावशेष मिल रहे हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए 1985 और 86 में एक संग्रहालय की स्थापना यहाँ पे की गई है। तो ये हमने शॉर्ट में कालीबंगा के बारे में हमने जाना है, पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।